क्रिकेट जर्नी बस गांव में हम क्रिकेट खेलते थे। वहाँ जो गली क्रिकेट हम बोल सकते हैं उस चीज़ को, वहाँ से हमारी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे करके हम सिटी में आए, शहर में आए, शहर में थोड़ा वहाँ खेलना स्टार्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेले। वहाँ से धीरे धीरे करके हम फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। आप बड़े प्लेयर को कोचिंग करते हैं, किसी लीग में आप कोच बनते हैं कि तो वहाँ टेक्निक वगैरह कुछ नहीं। अब आप वीरेंद्र सहवाग को क्या टेक्निक सिखा सकते हैं? जैसे एक प्लेयर है पृथ्वी शॉ, तो वो बाहर ज़्यादा खेलते तो उन्होंने इंडिया से रिटायरमेंट नहीं रखा है। नहीं, वहाँ बाहर की लीग तो पृथ्वी शॉ नहीं खेलते। वो जैसे आप देखोगे काउंटी वगैरह खेलने चले जाते हैं, जो वहाँ के यूके का डोमेस्टिक क्रिकेट है। तो अभी सर आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है? ध्रुव जी, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में है, और दूसरा एक अभी जस्ट पटेल नगर दिल्ली में अभी जस्ट शुरू किया है। आपने क्रिकेट में देखा होगा ऑफलाइन कोचिंग तो हर जगह होता है, ऑनलाइन कैसे आप कोचिंग कराओगे? बिल्कुल। लेकिन मैंने ऑनलाइन कोचिंग कराकर दिखा भी दिया और अभी करा भी रहा हूँ। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट कंट्री से ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, चाहे जूनियर स्टूडेंट हो या सीनियर हो, जो वहाँ की मैचेस चलते हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, उस हिसाब से उनमें इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है, अच्छे रन भी कर रहे हैं। और जो चीज़ मैं ऑफलाइन में कराता हूँ, मुझे ऐसा लगा ऑनलाइन में भी ये चीज़ मैं करा सकता हूँ। इस हिसाब से मैं डिज़ाइन किया अपने कोचिंग को। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो जितने भी व्यूअर्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं सभी से सबसे पहले एक सवाल करूँगा, क्या आपने कभी क्रिकेट खेला है और एक सफल क्रिकेटर बनने की सोची है? अगर जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, और मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूँ कि 50% से ऊपर लोगों ने अभी तक क्रिकेट जरूर खेला होगा और एक सफल क्रिकेटर बनने का सपना भी देखा होगा बचपन में। जब हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे कि सचिन वाला शॉट मार देते हैं, धोनी वाला शॉट मार देते हैं, सहवाग वाला शॉट मार देते हैं, विराट कोहली वाला शॉट मार देते हैं, और एक बैट्समैन, एक सफल बैट्समैन बनने की भूमिका भी हमने निभाई होगी अपनी गली क्रिकेट में, टीम में। तो उसी के बारे में आज हमारा पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ हैं एसपी यादव, जो कि एक इंटरनेशनल कोच हैं, जो कि बच्चों को सिखा रहे हैं कि एक सफल क्रिकेटर कैसे बने, एक सफल बैट्समैन कैसे बने, और अपना और अपने माँ बाप का सपना कैसे पूरा करें, और कैसे अपने देश का नाम, अपने स्टेट का नाम, अपनी टीम का नाम ऊपर लेकर जाएं। तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में हम एसपी यादव से वो बातें जानेंगे जो एक सफल कोच अपने बच्चों को सिखाता है, अपने ऑन ग्राउंड, ऑन कोचिंग, कि कैसे आप एक अच्छा क्रिकेटर बनकर, एक सफल क्रिकेटर बनकर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो, खुद के सपने पूरे कर सकते हो, और अपना और अपने देश का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। बाकी हम बात करते हैं और एसपी यादव का स्वागत करते हैं हमारे पॉडकास्ट शो में। तो एसपी यादव सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद ध्रुव जी, और अच्छा लगा आपने अपने पॉडकास्ट में मुझे बुलाया, इनवाइट किया, और क्रिकेट पे हम बहुत सारे चीज़ों पर चर्चा करेंगे जी। तो मैं अपने व्यूअर्स को सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि एसपी यादव सर आईसीसी सर्टिफाइड लेवल 3 कोच हैं, जो कि अपने आप में एक गौरव है, क्योंकि आईसीसी से सर्टिफाइड होना एक अलग कहानी है, और एक नॉर्मल सर्टिफिकेशन करके क्रिकेट कोच बनना एक अलग बात होती है। तो अगर सर कोई बात बता रहे हैं आज के पॉडकास्ट में, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आईसीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग सर ट्रेनिंग देते हैं। तो एसपी सर, मुझे आपकी क्रिकेट जर्नी कहाँ से शुरू हुई, थोड़ा सा उस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए, फिर हम शुरू करते हैं। ध्रुव जी, देखिए, क्रिकेट जर्नी बस गांव में हम क्रिकेट खेलते थे। वहाँ जो गली क्रिकेट हम बोल सकते हैं उस चीज़ को, वहाँ से हमारी क्रिकेट जर्नी शुरू हुई। धीरे धीरे करके हम सिटी में आए, शहर में आए, शहर में थोड़ा वहाँ खेलना स्टार्ट किया, फिर डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेले। वहाँ से धीरे धीरे करके हम फिर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अभी सर आपका जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो कहाँ लोकेटेड है? ध्रुव जी, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट एक दिल्ली में, दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में है, और दूसरा एक अभी जस्ट पटेल नगर दिल्ली में अभी जस्ट शुरू किया है। अच्छा। तो आपने जो भी अभी तक डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्लेयर्स को तैयार किया है, जिन बच्चों को, अपने खिलाड़ियों को बैटिंग में अपनी कोचिंग दी है, मैं अपने व्यूअर्स को यहाँ ये भी बताना चाहूँगा कि सर बैटिंग एक्सपर्ट हैं, बैटिंग बच्चों को सिखाते हैं, खिलाड़ियों को, कि आप कोई ये ना समझ ले कि सर फील्डिंग सिखा रहे हैं या बॉलिंग सिखा रहे हैं। सर एक बैट्समैन कोच हैं,
तो आपने जो प्लेयर्स को तैयार किया है वो किस किस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लीग में जा चुके हैं? ध्रुव जी देखिए, मैं बैटिंग कोच जैसे आपने बोला, वैसे कोच तो मैं फील्डिंग कोच भी, बॉलिंग कोच, लेकिन मेरा एक्सपर्टाइज बैटिंग का है तो उस पर ज़्यादा फोकस करता हूँ। आपने पूछा किन किन लीग में डोमेस्टिक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर कहाँ खेल रहे हैं, तो हमारे बहुत सारे प्लेयर जो डोमेस्टिक की बात करते हैं तो जो इंडिया में होते हैं, स्टेट वगैरह, अंडर-19 रणजी ट्रॉफी, अंडर-16, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इंटरनेशनल की बात करें तो अलग अलग कंट्री के प्लेयर है मेरे पास, जैसे नेपाल से कुछ प्लेयर है जो वर्ल्ड कप खेले हैं, अंडर-19 वर्ल्ड कप। यूएसए के कुछ हमारे स्टूडेंट हैं जो वो भी अंडर-19 वर्ल्ड कप वगैरह खेल रहे हैं, सीनियर मेंस टीम में है। तो ऐसे दूसरी कंट्री में भी हैं। तो ओवरऑल बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कंट्री में अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। मतलब सिर्फ आप डोमेस्टिक प्लेयर्स को नहीं, अब इंटरनेशनल प्लेयर्स को भी आप कोचिंग दे रहे हैं? जी जी जी, उसमें तो आपने कुछ, जैसे आपने यहाँ फुटबॉल में आपने देखा होगा इंटरनेशनल इंग्लिश प्रीमियर लीग होती है, तो बाहर की कुछ लीग्स के बारे में बताओगे जिनके प्लेयर्स आपके यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हो? देखिए, वो लीग्स तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन हम वैसे कंट्री के जो प्लेयर हैं वो आते हैं मेरे पास। लीग्स वाले तो आते ही हैं, बहुत सारी लीग्स हैं। मेन होता है जो कंट्री खेल रहे हैं लड़के, जो प्लेयर्स, वो बहुत सारे आते हैं। हाँ, जैसे अभी यूएसए से आते हैं प्लेयर, यूके से आते हैं। अभी जो आईसीसी ने और क्रिकेट को बढ़ा रहा, जो यूरोपियन कंट्री है वहाँ भी क्रिकेट लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो वहाँ से जैसे बेल्जियम हो गया, जर्मनी हो गया, ऐसी जगह से आते हैं, नीदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, मतलब बहुत सारी जगहों से मेरे पास प्लेयर्स आते हैं ट्रेनिंग तो क्रिकेट इतना वर्सेटाइल स्पोर्ट हो चुका है, जिन लोगों को लगता होगा कि ये सिर्फ आईपीएल तक या वर्ल्ड कप तक सीमित नहीं रह गया है, हर समय किसी न किसी कंट्री में कोई ना कोई लीग चली रही होती है, और चाहे वो इंडिया के प्लेयर्स हो, चाहे वो किसी और कंट्री के प्लेयर्स हो, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि टैलेंट को हर जगह बुलाया जाता है। जैसे आईपीएल में अदर कंट्रीज के प्लेयर इंडिया आते हैं, ऐसे इंडिया के प्लेयर्स भी अदर लीग्स में बाहर जाते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा रूल डिफरेंट है। वैसे जैसे अदर कंट्री के जो प्लेयर्स आते हैं उनके बोर्ड के हिसाब से वो वहाँ से एनओसी लेते हैं, परमिशन लेते हैं, आते हैं। हमारे यहाँ थोड़ा बीसीसीआई का नॉर्म्स अलग है। अच्छा। जो करंट प्लेयर खेलते हैं यहाँ पे वो बाहर की लीग नहीं खेल सकते हैं। अच्छा। बीसीसीआई अलाउड नहीं करती उस चीज़ को। ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला। हाँ, अगर खेलना है आपको तो पहले रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अच्छा। चाहे डोमेस्टिक से या फिर इंटरनेशनल, जो जैसा भी प्लेयर जहाँ खेल रहा है, फिर आप बाहर की लीग्स खेल सकते हैं। जैसे एक प्लेयर है पृथ्वी शॉ, तो वो बाहर ज्यादा खेलते, तो उन्होंने इंडिया से रिटायरमेंट ले रखा है। नहीं, वहाँ बाहर की लीग तो पृथ्वी शॉ नहीं खेलते। वो जैसे आप देखोगे काउंटी वगैरह खेलने चले जाते हैं, जो वहाँ के यूके का डोमेस्टिक क्रिकेट है। और बाहर की लीग तो पृथ्वी शॉ नहीं खेले अभी, क्योंकि रिटायर अभी लिया नहीं है। अभी तो सारा फोकस यहीं कर रहा है। अभी वापसी, इंडियन टीम में वापसी का फोकस कर रहे होंगे वो। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, तो एसपी सर, आपने अभी हाल फिलहाल में इंडिया में किसी मतलब बड़े लेवल की लीग को आपने हेड कोच भी आपने एज ए पार्टिसिपेट किया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये जो आजकल लीग्स ज़्यादा होने लगी हैं, तो जो लीजेंड्स की कई सारी लीगें आ गई, तो एक दो लीगों में मैं काम किया हुआ है एज ए कोच। उसमें पिछले साल 2023 में एक लीग था, वो लीजेंड्स लीग करके था। उसमें अच्छे प्लेयर से सारे बड़े स्टार थे, जैसे वीरेंद्र सहवाग, सनत जयसूर्या, गोपाल तरंगा। तो उसमें भी मैं काम किया उसमें एज ए कोच। मतलब वीरेंद्र सहवाग दी लीजेंड बैट्समैन को आपने हेड कोच एज ए कोच था। अब वीरेंद्र सहवाग तो बहुत बड़ा नाम है, उनके सामने क्या है सारी चीज़ें, लेकिन ठीक है, जो सिस्टम है उस हिसाब से ऑब्वियस है। हाँ, काम किया। वो तो बड़े प्लेयर है, उनकी बात ही अलग है। तो उन्होंने भी आपसे बैटिंग टेक्निक्स उस टाइम पे डिस्कस की? नहीं, वो उस टाइम देखिए, जब आप बड़े प्लेयर को कोचिंग करते हैं, किसी लीग में आप कोच बनते हैं कि तो वहाँ टेक्निक वगैरह कुछ नहीं। अब आप वीरेंद्र सहवाग को क्या टेक्निक सिखा सकते हैं? तो वहाँ पे बस मैनेज कीजिए। हाँ, मेरे हिसाब से जो मैं देखा, जितने भी बड़े लेवल पे आप कोच बनते हैं या किसी बड़े लीग्स में या कंट्री कोच बनते हैं, तो वहाँ कोच का काम कम, मैनेजर का काम ज़्यादा। ऑब्वियस, आपको मैनेज करना है वहाँ पे। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे बच्चे तैयारी करते हैं, 2-4 साल में ड्रॉप डाउन करते हैं, जो हमारा यूथ एक बड़ा क्रिकेटर बनने की सोच रहा है, तो क्या गलती कर रहे हैं, कहाँ लैग कर रहे हैं वो? देखिए, यूथ तो क्रिकेट में, वैसे इंडिया में क्रिकेट तो आपको पता ही है कि
कितना ज़्यादा क्रेज है क्रिकेट का। जो आजकल के यूथ है वो अलग अलग चीज़ों में डाइवर्ट हो रहा है। जैसे आप क्या बोल सकते हैं इसमें, फोकस ना करके अपनी प्रैक्टिस पे ना फोकस करके वो चकाचौंध की जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उसमें मैं पूरा डिटेल्स में क्या बोलूँ, आप समझ गए होंगे। तो उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है प्लेयर्स, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म होते चले जाते हैं। जो प्लेयर कंसंट्रेट करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, अपना रेगुलर प्रैक्टिस सेशन सारी चीज़ें रूटीन के हिसाब से करते हैं और धीरे धीरे करके अपना प्रोग्रेस करते रहते हैं, एक ना एक दिन वो अच्छा क्रिकेटर बन जाते हैं। तो आप जो है कोचिंग देते हैं क्रिकेट की, तो आप ऑफलाइन देते हैं या ऑनलाइन मोड भी मैंने सुना आपने स्टार्ट किया है, जो अभी धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है भारत में? जी जी जी, हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आपने क्रिकेट में देखा होगा ऑफलाइन कोचिंग तो हर जगह होता है, ऑनलाइन कैसे आप कोचिंग कराओगे? बिल्कुल। लेकिन मैंने ऑनलाइन कोचिंग कराकर दिखा भी दिया और अभी करा भी रहा हूँ, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो डिफरेंट कंट्री से ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं, चाहे जूनियर स्टूडेंट हो या सीनियर हो, जो वहाँ की मैचेस चलते हैं, जो वहाँ का सिस्टम है, उस हिसाब से उनमें इम्प्रूवमेंट अच्छा दिख रहा है, अच्छे रन भी कर रहे हैं। और जो चीज़ मैं ऑफलाइन में कराता हूँ, मुझे ऐसा लगा ऑनलाइन में भी ये चीज़ मैं करा सकता हूँ, उस हिसाब से मैं डिज़ाइन किया अपने कोचिंग को। अच्छा, तो थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब करो कि ऑनलाइन कोचिंग में आप क्या क्या टेक्निक सिखाते हो, कितना टाइम देते हो उनको, और डेली उनकी ट्रैक रिकॉर्ड्स को कैसे आप समझते हो कि आप ये गलती कर रहे हो? क्या उनसे आप वीडियोस मंगाते हो उनकी, या फोटोज मंगाते हो, क्या करते हो आप? जी बिल्कुल। क्या होता है, जब कोई नया स्टूडेंट ऑनलाइन कोचिंग मेरे साथ ज्वाइन करता है, उस टाइम उसके पिछले वीडियोज जो भी नेट सेशन के हो, मैच का हो, मैं लेता हूँ, ठीक है, मैं मंगाता हूँ उनसे। मंगाने के बाद देखता हूँ कि भाई क्या गलती है, कहाँ बॉडी सेटअप कहाँ लॉक हो रहा है। इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है ट्रेनिंग में, प्रैक्टिस में, आपकी बॉडी सेटअप क्या। बॉडी सेटअप का मतलब आपकी बॉडी अगर किसी शॉट के लिए, खेलने के लिए रेडी है, जा रही है, तो उसका एंगल, या आप बोल सकते हो टेक्निकल हमारे क्रिकेट में अलाइनमेंट, बैलेंस, ये अच्छा है कि नहीं है, उस चीज़ पे हम काम करते हैं। ओके। वीडियो मंगाने के बाद फिर समझ में आ जाता है। फिर उस हिसाब से ऑनलाइन जब सेशन स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं किस चीज़ पे काम करना है, क्या ज़रूरी है, क्या हम ड्रिल्स करा सकते हैं। क्योंकि क्रिकेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ ध्रुव जी, पुराने टाइम का क्रिकेट अब नहीं रहा। अब क्रिकेट आधुनिक हो चुका है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस हिसाब से नई नई ड्रिल्स आ गई हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। तो हम वो ड्रिल्स के माध्यम से ऑनलाइन पर हम बताते हैं, और उनके साथ कोई उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, कोई असिस्ट कोच जो करते हैं वो हो सकते हैं, या अकेले भी कुछ बच्चे करते हैं। तो वहाँ हम इम्प्रूवमेंट कराते हैं। अच्छा, तो आपने इसके लिए कोई अभी ऐप वगैरह बना रखी है, या आप अभी नॉर्मली सबको व्हाट्सएप के थ्रू? ध्रुव जी, थोड़ा मेरा ऐसा ही है, मैं ज़्यादा ऐप तो नहीं बनाया। मेरा फंडा ऐसा ही है कि भाई जैसे चीज़ें इजी हो सकती हैं, चाहे व्हाट्सअप हो या आप जूम से लिंक भेज दीजिए, या मैं ज़्यादातर तो व्हाट्सअप से कर लेते हैं, तो ज़्यादा भी इन चीज़ों में नहीं गया। मुझे है कि बस वीडियो में दिखना चाहिए प्लेयर, और क्लियर आना चाहिए सारी चीज़ें, मैं इसके बाद सारी चीज़ें। तो आप उनको सिर्फ ड्रिल्स वगैरह की भी प्रैक्टिस कराते हैं, या उनको वर्कआउट प्लान और डाइट प्लान वगैरह भी गाइड करते हैं? देखिए, जो थोड़ा बहुत नॉलेज है डाइट प्लान और वर्कआउट में, वही बता, क्योंकि मैं क्रिकेट कोच हूँ, तो मैं उस हिसाब से ज़्यादा मैं उनको उतना नहीं बता पाता, लेकिन जो हमने किया है, जो हमें पता है, थोड़ा बहुत गाइड कर देते हैं। बाकी मेन तो हमारा क्रिकेट का ही है, जो स्किल्स है, क्रिकेटिंग स्किल्स को ही डेवलप करने का काम है। उसके लिए उन्हें हम बोलते हैं कि भाई आप एक अच्छे ट्रेनर ले लो, फिटनेस ट्रेनर ले लो, या एक डाइटिशियन से मिलो, ये डाइट प्लान करो, क्योंकि जिस चीज़ का ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है उस चीज़ में घोषणा भी नहीं चाहिए, यही है। तो आपकी जो एनरोलमेंट है, जो आपकी कोचिंग का ऑनलाइन ऑफलाइन का एनरोलमेंट है, तो आप हर बच्चे को सिलेक्ट कर लेते हो उसके लिए, या फिर आपने कोई क्राइटेरिया बना रखा है? नहीं, देखिए, बच्चा कुछ तो अच्छे बच्चे हैं, कुछ एकेडमी लेवल के बच्चे हैं, जो कुछ ऊपर, मैं सब तरीके के बच्चों को कोचिंग देता हूँ। और मेरा मानना है कि
मेरे टाइम की वैल्यू, मेरा टाइम कब मिल रहा, कौन सा बच्चा मेरे पास पहले आ रहा। देखिए ऐसा नहीं है कोई बच्चा बहुत बड़ा हो चुका फ्रेशर है, बेसिक्स नहीं जानता है तो उसको मैं इग्नोर कर दूं, क्योंकि अगर वो उसको खेलने नहीं आता है तभी तो मेरे पास आ रहा है कि भाई एसपी यादव के पास जाना है, थोड़ा मुझे हेल्प मिल जाएगा, तो मैं उस चीज़ को मना नहीं करता। हाँ लेकिन मेरे यहाँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, टाइम तो कम होता है, तो स्लॉट की बुकिंग पहले होती है। अच्छा। हाँ 1 महीने 15 दिन या उससे 3-3 महीने पहले का भी स्लॉट मेरे पास बुक है। ठीक है। तो वो जो बुक करा लेता हूँ वो टाइम मैं खाली रहता हूँ, वो स्लॉट वो टाइम अगर खाली हूँ तो मैं कर देता हूँ कोचिंग, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर 4-5 साल का बच्चा है अच्छा तो वो मेरे कोचिंग के टेक्निकल वर्ड्स को समझेगा नहीं, तो मैं साफ मना कर देता हूँ। कम से कम 8-10 साल का हो तो समझ में आए चीज़ें कि मैं क्या कराना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ, तो फिर वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा काफी सारे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का भी क्वेश्चन रहता है कि आप एक स्लॉट में कितने बच्चों को एक साथ ट्रेन करते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि सर एक ही कोच 100 बच्चों को ट्रेन कर रहा है, कई 200 को भी कर रहे हैं, और कुछ लोग सिर्फ 5 को ही कर रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं रिजल्ट दूं, कुछ लोग चाहते हैं कि मेरा काम चले। तो आप एक स्लॉट में कितने बच्चों को एक साथ ट्रेन करते हैं? ध्रुव जी ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आपने देखा होगा कि भाई एक साथ 100 बच्चे या 200 बच्चे किसी एकेडमी में, किसी में 80 बच्चे हैं, कोचेज जो है वो 3 कोच हैं, 2 कोच हैं, 1 कोच हैं, जो भी है। लेकिन मैं जो कोचिंग कराता हूँ उसमें एक स्लॉट में मैक्स टू मैक्स 10 से 12 बच्चे होते हैं, कभी कभी 15 हो जाते हैं, लेकिन मैं अकेला नहीं होता हूँ। अच्छा। मेरे साथ 2 से 3 असिस्टेंट कोच होते हैं। ओके। उन्हीं 12 या 14 या 15 बच्चों में। और इसके अलावा अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे एसपी यादव का ज़्यादा टाइम चाहिए, तो वो 1 घंटे या 1.5 घंटे 1-on-1 जो कोचिंग होती है पर्सनल, वो भी बुक करके रखते हैं। ओके। तो उस तरीके से भी मैं कराता हूँ। अच्छा। लेकिन वैसे जो नॉर्मल कोचिंग है वो 10 से 12 बच्चे, 15, इससे ज़्यादा मैं नहीं रखता। मतलब मैं 15 लास्ट। हाँ 15 लास्ट। उसके बाद 15 बच्चों में मैं अकेला नहीं देखता हूँ, मेरे अलावा 2 कोचेज 3 कोचेज होते हैं। तो आप लगा लीजिए कि 2-3 बच्चों पे 1 कोच है। अच्छा। पर्सनल ट्रेनिंग टाइप है। इसीलिए मैंने कभी भी जो जीसी क्लासेज होती है, जो जनरल ऐसे एकेडमियाँ होती है, मैं खोलने या ओपन करने के लिए कभी मैं उधर गया ही नहीं, क्योंकि ना उसमें प्लेयर्स का तो आप कितना भी अच्छा कोच कोई रहेगा, अब एक साथ 100 बच्चे आ रहे हैं तो 2 घंटे में क्या सीख पाओगे। सही बात है। तो जैसे आप आईसीसी लेवल 3 कोच हैं, तो बीसीसीआई ने अभी तक आपको किसी टीम की कमान दी है कि एसपी यादव जाओ इस टीम को कोच करो आप और इसे जिता के लाओ? देखिए मैं आईसीसी लेवल 3 कोच हूँ और मैं बीसीसीआई के अंदर भी काम कर चुका हूँ। मैं स्टेट अंडर-19 स्टेट का हेड कोच भी रहा हूँ मैं। अंडर-19? हाँ मैं 4-5 साल मैं काम किया हूँ। तो जिम्मेदारियां तो होती ही हैं। अगर आप किसी टीम का कोच बनते हैं, किसी टीम को, तो सभी लोगों को यही लगता है कि भाई कोच अच्छे हैं या वो अच्छा रिजल्ट देंगे। तो मैंने कोशिश भी किया और रिजल्ट भी मुझे ठीक मिले हैं, जिन बच्चों पे काम किया हूँ, जिन लड़कों पे काम किया हूँ, तो ठीक है। काफी लोगों का मानना भी है, जैसे जब से राहुल द्रविड़ इंडियन टीम के कोच बने हैं तो इंडियन टीम में काफी इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो आपकी नजर में एक कोच की भूमिका कितने परसेंटेज रहती है टीम में? देखिए कोच की भूमिका तो ये मान सकते हैं 90 to 100%। बगैर कोच का टीम चलता नहीं है। वो अलग चीज़ है, कोचिंग कराने का स्टाइल सबका अलग होगा, सोचने की शैली अलग होगी, कोई कोच किस तरीके से सोचता है, लेकिन सब मिलाकर एक ही चीज़ में आता है। सब टीम के लिए एज ए टीम काम करते हैं, हमारी टीम ऊपर जाए या जीते आगे जाए। तो उसमें ऐसा कोच की भूमिका तो 100% मैं मानता हूँ रहता है टीम में। लेकिन अब इसमें आता है कि जूनियर लेवल पर कोचिंग करने में क्या भूमिका होनी चाहिए और सीनियर लेवल पर कोचिंग करने का क्या भूमिका, वहाँ कोच डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो क्या चैलेंजेस आते हैं, थोड़ा सा मुझे वो भी डिस्क्राइब करिए कि जूनियर लेवल पर आपको क्या
चैलेंजेस लगे, और सीनियर लेवल पर आपको क्या लगा कि यहाँ पर ये मैनेजमेंट के इश्यूज हैं? और मेरा साथ में एक सवाल मैं ये भी पूछूंगा कि जो हमारा बोर्ड है BCCI, वो कोच की क्या हेल्प करता है इसमें? देखिए, पहले हम आपके पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि जूनियर लेवल और सीनियर लेवल का। तो उसमें दोनों चीज़ें अलग हैं। देखिए, जूनियर लेवल में जब बच्चा कोई प्लेयर्स होता है, अंडर 19 मान लीजिए, अंडर 16, अंडर 19 जो जूनियर लेवल से स्टार्ट होती है। ऑब्वियसली वैसे 14 भी होता है, लेकिन 14 BCCI के अंडर में नहीं आती है। अंडर 16 से प्लेयर BCCI के बोर्ड ट्रॉफी खेलना स्टार्ट करता है। तो उस टाइम जो चैलेंजेज होते हैं कोच का, वो ये रहता है, क्योंकि उस टाइम प्लेयर इतना ज़्यादा समझदार नहीं हो सकता, मेच्योरिटी नहीं आ सकती उस टाइम। तो उस टाइम हमें प्लेयर्स के टेक्निक के साथ, हम उनके टेक्निक के साथ उनके माइंड को भी डेवलप करते हैं। ओके। टेक्निक फिजिकली, हाँ, कि भाई आपका बैट यहाँ से नहीं आ रहा, आपका पैर यहाँ से नहीं आ रहा, ये जाना चाहिए, वो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करने की, जो एक्चुअल में कोचिंग यहीं से स्टार्ट होती है। इसके बाद उनके माइंड पे काम करते, भाई ऐसे रन बनाना, ऐसे खेलना, इतने ओवर खेलना, ये टारगेट सेट करके चलना, वो टारगेट सेट करके चलना। ये हो गया जूनियर लेवल के प्लेयर के लिए। जब आपने पूछा सीनियर लेवल पर क्या होना चाहिए, तो यही प्लेयर खेल के फिर आगे जाते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं या फिर अपनी कंट्री के लिए खेलते हैं, आगे जाते हैं। तो यहाँ उन्होंने तो जो बेसिक प्रॉब्लम था वो तो सॉल्व हो ही चुका ज़्यादातर। वहाँ उनके साथ जो कोचेस काम करते हैं, उनके माइंड सेट पर ज़्यादा काम किया जाता है, मेंटल प्रेशर को झेलने। हाँ, ये झेलने के लिए मेंटली आप कितने प्रिपेयर हो, कितना आप हैंडल कर सकते हो चीज़ों को। तो वहाँ इस चीज़ का ज़्यादा फोकस हो। वहाँ ये टेक्निक आपका 5% हो जाता है, समझ लो। वहाँ 90 या 95% आपको मेंटली प्रिपेयर रहना था, मेंटल आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए वहाँ। माइंडसेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ, माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट है। अब वही हो गया, यहाँ आपको 60-70% जूनियर क्रिकेट में आपको सीखना है, बेसिक्स सीखते रहना है। फिर माइंडसेट का रोल कम होता है वहाँ पे। जैसे ही आप बड़े लेवल पर बढ़ते जाते हो, टेक्निक आपकी हो चुकी है, आपका माइंडसेट और ज़्यादा, माइंड को और डेवलप करना है आपको, कैसे खेलना है, कैसे क्या करना है। मुझे लगता है ये क्रिकेट में नहीं है, ये हर एस्पेक्ट से हर है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, हाँ, तो बेसिक चीजें खत्म हो जाएंगी, माइंडसेट सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ऊंचाई पे पहुंच के उस लेवल को मेंटेन रखना भी एक माइंडसेट है। माइंडसेट है, राइट, है ना? सभी लोग नहीं रख पाते उस चीज को। नीचे मेहनत करना, नीचे उतनी मेहनत नहीं थी, ऊपर जाकर है। हाँ, जितनी ऊपर जाकर है, वहाँ बने रहना भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो अपनी जगह बनाना बहुत। देखिए, खेलने को तो कैसे भी करके आप अच्छा खेल रहे हो तो 1-2 मैच में, 2-4 मैच में चांस मिल। अब उस कंटिन्यू आप 100 मैच कैसे खेलेंगे, 200 मैच कैसे खेलेंगे, वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आपका माइंडसेट बहुत अच्छा होना चाहिए, आप फोकस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, आपके अंदर सब कुछ होना चाहिए उसके अपने गेम के प्रति। एक सर, मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वो एक अलीगढ़ जगह है, पास में ही है जी, और वहाँ के एक प्लेयर है रिंकू सिंह जी, जो काफी संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं, और मैं पर्सनली जानता हूँ क्योंकि रिंकू सिंह के जो फादर हैं वो क्या कहते हैं, ये जो गैस सप्लाई करते हैं ना, हॉकर बोलते हैं उनको, वो थे। और वो हमारे घर गैस देने आते थे जी, और मैंने उनको वहां से देखा कि वहां से यहाँ तक आना। तो वो बताते हैं कि भाई सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट था। बिल्कुल, वही चीज मैं आपको बोला उस चीज में। वो रिंकू सिंह ने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट माइंडसेट था। मुझे दिमाग में था कि इंडिया खेलना है, इंडिया जाना है, उससे नीचे नहीं रुकना। हाँ, वही है, जैसा एक कहावत भी है, जैसा आप सोचते हो वैसे ही आप बन जाते हो। तो आपका विजन अगर अच्छा है, आगे कुछ करना है, तो उसी हिसाब से इंसान मेहनत भी करता है कि हमें इंडियन टीम में पहुंचने के लिए या कंट्री खेलने के लिए कितनी मेहनत की ज़रूरत है, उस हिसाब से मेहनत करता है। चाहे वो माइंडसेट पर काम करना हुआ, चाहे आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करना हुआ। तो एक बेहतर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए फिजिकल फिटनेस और मेंटल हेल्थ दोनों में से ज़्यादा वेटेज किसको देते हो? देखिए, ये दोनों बहुत ज़रूरी है, दोनों बहुत ज़रूरी है। ऐसा हम नहीं बोल सकते मेंटल ये है या फिटनेस कम है, दोनों जरूरी। हाँ, हो सकता है परसेंटेज उसके कम हो सकते हैं। अगर आप फिटनेस की बात करते हैं, अगर आप ज़्यादा फिट हैं तो आप हिट हैं, बोलते हैं ना। जब आप फिट हैं तो फिट रहेंगे तो आपका माइंड बहुत अच्छा चलेगा, बिल्कुल, एकदम फ्रेश रहेंगे, एकदम बढ़िया फिट रहेंगे, तो आप
आप मेंटली अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आप माइंडसेट से अच्छे हैं, अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, अगर कोई 40 साल का प्लेयर या 42 साल का और कोई 20 साल के प्लेयर एक साथ हम मैच खिला दें या ट्रेनिंग करा दें, तो जाहिर सी बात है जो 40 ईयर वाला प्लेयर होगा उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा 18-20 साल वालों से, लेकिन वो एफर्ट नहीं लगा पाएगा ग्राउंड में इतना ज़्यादा। ये बात तो सही है। तो वहाँ कहाँ हुआ, उसका माइंडसेट तो अच्छा है लेकिन फिट नहीं है उतना, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गई हैं, एज के हिसाब से बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो चाहकर भी वो चीज़ नहीं कर सकता। और जो 18 साल वाला प्लेयर है वो चाह के भी वो 40 साल वाला प्लेयर नहीं बन सकता अभी, क्योंकि उसको बहुत कुछ सीखना है अभी। वो शरीर से ज़्यादा वर्क कर सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस लेने के लिए, माइंडसेट डेवलप करने के लिए एक दिन में ये नहीं आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके सालों लग जाते हैं सीखने के लिए। सही बात है। तो एसपी सर, आजकल आपने देखा होगा कि पहले गली क्रिकेट जितना खेला जाता था इंडिया में, कि शाम को 5 बजे बच्चे अपना बैट उठाया और चल दिए गली में क्रिकेट खेलने, अब धीरे 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 ये थोड़ा सा कम हो रहा है पहले के मुताबिक। चाहे बच्चों पर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा कह लो, या हमारे फ़ोन आ गए हैं, बच्चे शाम को इस पे बैठ के पबजी खेल रहे हैं, ऑडियंस थोड़ी उधर चली गई है। तो आप क्या देख रहे हो कि इससे ये जो फॉर्मल क्रिकेट है हमारा, उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, क्रिकेट जो आपने ये क्वेश्चन अच्छा पूछा, और जो आपने रीजन्स बताए हैं वो जेन्युइन रीजन्स है, उसकी वजह से प्रभाव तो पड़ा है। लेकिन अब बात आती है क्या क्रिकेट कम होगा? इंडिया में क्रिकेट तो कभी भी नहीं कम होगा, इतने क्रेजी हैं क्रिकेट में लोग, इंडिया में क्रिकेट कभी भी नहीं कम होगा। हाँ, जिनको जो रास्ते चुनने हैं वो चुन लेते हैं। इतने पॉपुलेशन, इतने करोड़ों लोग क्रिकेट खेलते हैं, उसमें 10 लाख 20 लाख नहीं भी खेलेंगे, फिर नए पैदा हो जाएंगे, फिर नए पीछे से आ जाएंगे, तो उससे क्रिकेट का कुछ, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ क्रिकेट पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा। ये बात तो है, क्योंकि क्रिकेट अब पहले था लोग शौक के लिए खेलते थे, अब लोग क्रिकेट जो है एज ए करियर अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं। पहले माँ बाप सोचते थे कि ये खेलेगा कूदेगा, फिर नंबर भी नहीं आएंगे, वो इधर से भी जाएगा और उधर से भी जाएगा। ये तो रहा है, जब हम लोगों ने भी क्रिकेट खेलना शुरू किया था, हमारे माँ बाप भी यही बोलते थे, यार क्या है क्रिकेट में, पढ़ाई करो, नौकरी लो सरकारी, IAS बनो, IPS बनो, ये करो। लेकिन अभी लोगों में अवेयर हो गए लोग ऐसे कि भाई हाँ नहीं, ये इसमें भी अच्छा कैरियर है। और कैरियर लाने के लिए मैं BCCI का सबसे बड़ा BCCI को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि BCCI की वजह से आज क्रिकेट इतना बड़ा हुआ है, क्योंकि उसमें मेन इंसान क्यों करता है, भाई मेरा बेटा नौकरी करेगा, पैसे कमा के लाएगा। मेन तो नौकरी इसीलिए कराते हैं ना कि मुझे पैसे मिलेगा। अब वो पैसे BCCI के माध्यम से जो लीग्स होता है, स्टेट लीग है, IPL है, स्टेट खेल रहे हो, अच्छे पैसे BCCI दे रही है, तो वही सब, जहाँ पैसे है वहाँ कैरियर है, जो आज के टाइम का। सही बात है। जहाँ पैसे है वहाँ लोग भाग रहे हैं, भाई इसमें अगर कुछ भी कर जाएगा मेरा बेटा तो अच्छा कैरियर, या हमारा बच्चा कुछ भी करेगा तो कैरियर अच्छा बन जाएगा। अभी हमारे इंडियन प्लेयर, इनके भी एक बॉलर हैं, वो DSP लगे हैं, वो काफी चर्चा में रहे थे, मोहम्मद सिराज। हाँ, देखिए अभी स्पोर्ट्स से क्या फायदा, पहले लोगों को नहीं पता था कि स्पोर्ट्स कोटे में जॉब आती है। अभी भी आप बहुत दूर दराज के गाँव में जाएंगे तो उनको पता ही नहीं है, उनको सीधे इंडियन टीम दिखाई देती है, कुछ नहीं पता है। लेकिन उनको नहीं पता है कि नीचे के लेवल में भी अंडर-19, 23 रणजी ट्रॉफी या ऐसे करके खेल के, अगर आप इंडिया 1% नहीं भी खेले, सभी लोग इंडिया नहीं खेल पाते हैं, तो आप कहीं ना कहीं आपकी जॉब लग सकती है। और स्पोर्ट कोटे की जॉब अच्छा भी होता है मेरे हिसाब से, कि आप खेलिए, अच्छा करिए, आपको कोई परेशान भी नहीं करता मेरे हिसाब से। रेलवे में भी जाते हैं, बैंक में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट रहा है कि भाई लाइफ तो बन जाती है। मेरी फैमिली को तो जब पता चला कि जॉब लग जाती है, जब उन्होंने मूवी देखी वो MS धोनी, जी, धोनी के तो रेलवे में जॉब लग गई थी टिकट की, फिर मुझसे कहा मैं तो क्रिकेट ही खेल लेता, कम से कम रेलवे में लग जाता। चलो, अब जब टाइम निकल जाता है तो फिर बाद में चीजें पता चलती हैं, क्या कर सकते हैं। पहले के माँ बाप मना करते थे बच्चे को, खेलने मत जा, आपके बोलते हैं अच्छे से खेल, अच्छे से खेलो। हाँ, चल तेरी जॉब ही लग जाए।
हाँ, मैंने कई माँ बाप, मेरे पास कई पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बड़े अच्छे अच्छे स्कूल में उनके बच्चे पढ़ते हैं, जैसे देखते हैं को क्रिकेट में अच्छा कर रहा है, अच्छा सीख रहा है, वहाँ से निकाल कर ऐसे स्कूल ऐसी जगह डालते हैं जहाँ उनका पढ़ाई का प्रेशर थोड़ा सा कम हो, कि क्रिकेट के लिए भी आगे कुछ कर जाए। तो मैं देख रहा हूँ हर जगह मैं जाता हूँ, इंडिया में डिफरेंट जगह कैंप लेने जाता हूँ, हर सिटी में जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, बाहर भी जाता हूँ कभी, तो वहाँ भी सब जगह यही हाल है कि भाई क्रिकेटर बनाना है। और आज के टाइम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, वो भी बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ ध्रुव जी और बताना चाहता हूँ, पेरेंट्स एक्टिव हो गए तो वो फ़ायदा है, क्योंकि मैं कोच हूँ या हमारे जैसे और भी कोच हैं, वो आपके बच्चे को कितने घंटे दे पाएंगे? 3 घंटे, 4 घंटे, बच्चा 20 घंटे उनके पास रहेगा। तो पीछे की ऑफ फील्ड जो होता है, ऑफ ग्राउंड, जो ग्राउंड के बाद का जो सारी चीज़ें होती हैं, वो एक पेरेंट्स ही अच्छा मैनेज कर सकता हूँ। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जाना है, ड्राइवर कब देना, गाड़ी कहाँ करना, टैक्सी क्या करना, कोच सर के पास पहुँचना है, ये एक पेरेंट्स ही कर सकता है वो। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो मैं जानता हूँ कि एक प्लेयर बनाने में कोच से ज़्यादा भूमिका उनके पेरेंट्स की होती है। और बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते हैं कि मेरा स्टूडेंट है मैं तैयार किया हूँ, ये बात जो कोच बोलता है उस बात से मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं हूँ, चाहे मैं हुआ या दूसरे कोच हुए। एक प्लेयर बनाने के लिए 8 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, 5-7, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि उसमें माँ बाप भी आ जाते हैं, आपके अच्छे रिश्तेदार जो सपोर्ट करते हैं, आपके अच्छे दोस्त भी आ जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, कुछ ना करें कि नहीं तू अच्छा खेल रहा, करेगा, हाँ नहीं ये हुआ वो हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिलकर ही प्लेयर निकलता है। सिर्फ कोच बोल दे कि मैं प्लेयर बना दिया, कभी हो ही नहीं सकता है। अगर एक कोच प्लेयर बना ही रहा है तो ऐसे तो हजारों प्लेयर वो बना देगा। सही बात है। कोचेस तो मेरे हिसाब से लेवल टू लेवल चेंज भी होते जाते हैं, कि अभी बच्चा जो है अंडर ये खेल रहा है तो इन कोच के अंडर में है, फिर अंडर 19 आया तो इन कोच के अंडर में, अंडर 23 गया तो कोच बदल गया। हाँ, वो चेंजेस होते रहते हैं कोचेस भी, बच्चे कुछ नए नए सीखते ही रहते हैं। लेकिन आप जो पेरेंट्स रहेगा वो तो वही रहेगा ना, आपके दोस्त तो वही रहेंगे ना। तो पेरेंट्स को, आपको पता है पेरेंट्स को ना कि मेरा बेटा क्या कर सकता है, क्या खा सकता है, कितना क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कितने बजे उठ, क्या उसको दिक्कत है, उसको तो पता है सारी चीजें। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बच्चों को डालना भी चाहिए स्टार्टिंग में स्पोर्ट्स में, भले ही वो इंडिया ना खेले, रणजी ना खेले, कुछ ना खेले, लेकिन उससे उसके अंदर एक टीम की भावना आती है कि मुझे टीम में खेलना है, एक डिसिप्लिन आता है, और वो उन गलत आदतों में नहीं जाता जिन गलत आदतों में छोटे बच्चे चले जाते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स कर लेगा तो थकेगा, उसका दिमाग एग्जॉस्ट होगा, तो घर जाएगा, सोएगा आराम से, फालतू चीजों में नहीं पड़ेगा। बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं एग्री हूँ, क्योंकि सारे इंडिया और रणजी ट्रॉफी नहीं खेलते हैं, लेकिन कई लोग बोलते भी हैं सर हम फिटनेस के लिए इसको करा रहे हैं, फिट रहेगा, नहीं भी खेलेगा तो फिट रहेगा, तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये बात बिल्कुल सही है, जितना वो फिट रहेगा उतना ही उसके आगे के लिए, हेल्थ, आगे के करियर के लिए भी, किसी भी क्षेत्र में जाओ, किसी भी फील्ड में जाओ, उसके लिए अच्छा ही रहेगा। टीम वर्क भी आ जाएगा, और टीम वर्क आएगा, टीम वर्क भी आएगा। और स्पोर्ट्स हमें क्या सिखाता है? डिसिप्लिन सिखाता है, अनुशासित होना सिखाता है, कि आपको किसके साथ क्या व्यवहार करना है, टाइम से कब पहुंचना है। जब आप बड़ी लेवल पर खेलते हो, किसी स्टेट लेवल वगैरह पर, जब आपके वहाँ टाइम की वैल्यू ज़्यादा पता चलता है कि हमें कितनी बजे एंट्री करना है, कितने बजे टॉस होना, कितने बजे ग्राउंड के अंदर पहुंचना, कितने बजे टीम मीटिंग है, कितने बजे क्या करना है। तो वो जो प्लेयर नहीं भी करके जाते हैं ना, वो 10-15 दिन में अपने आप सेट हो जाते हैं। अब वो जब सेट हो गए तो उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा आने लगा, अपने आप को फील भी करने लगे, मैं भी यार एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ। जब वो स्टेट खेल कर आते हैं या फिर कंट्री खेल कर आते हैं, तो उनके अंदर आप देखेंगे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, कहीं अलग से बनकर नहीं आता ये चीज़ें, वो खुद वहाँ उस माहौल में रखा जाता है, सिखाया जाता है, कराया जाता है कि भाई आपको इस चीज़ की वैल्यू समझनी है, अपनी इनिंग की वैल्यू, अपने खाने की वैल्यू, रहने की वैल्यू, टाइम से उठने की वैल्यू, सारी चीज़ें एक सिस्टम में रहेगा, वहाँ से बच्चा और ज़्यादा सीखता है। साथ में कॉम्पिटिटिव नेचर भी बनता है। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है, ये नहीं होगा तो आगे कैसे जाओगे। तो वो सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं इन सब चीज़ों में। तो एसपी सर, आप ये बताओ कि आप सिर्फ बॉयज को ही ट्रेनिंग देते हो, या आपने गर्ल्स के लिए भी कोई नया स्टार्ट किया है कि लड़कियां भी आजकल देखो क्रिकेट खेलने आ रही हैं, तो उनको भी आप ट्रेन करते हो?
और अगर करते हो तो उनके लिए मतलब को-हेड करते हो या अलग से आप स्लॉट देते हो? नहीं ध्रुव जी, देखिए हमारे नज़रों में, मेरे नज़र में तो लड़की और लड़का सब बराबर ही है। अभी आपको बताऊं, बीसीसीआई ने भी ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, सब बराबर कर दिया। पहले होता था कि भाई लड़कों का ये मैच फीस है, लड़कियों का ये। अभी बीसीसीआई ने काम अच्छा किया, पिछले 1-2 सालों से सब बराबर कर दिया। अच्छा। तो मैं तो शुरू से बराबर ही समझता हूँ, तो मैं साथ में ही करता हूँ। ऐसा नहीं है मैं लड़कियों को कोचिंग नहीं कराता, उनको भी कराता हूँ। लड़कों को जो मेरे सेंटर में मेरे से जो आते हैं, मेरे पास जो स्लॉट बुक कर लेते हैं, मैं सबको कराता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है मैं लड़कियों का अलग बैच बनाया हूँ। अच्छा। आओ साथ में करो, जो लड़के करते हैं उनके साथ लड़कियां भी ऐड हो जाती हैं। और आपको बताऊंगा, कुछ लड़कियां ऐसे जो स्टेट खेल रही हैं, जो कर रही हैं, वो इतनी अच्छी बैटिंग करती हैं जो हमारे लड़के भी नहीं कर पाते। सही बात है। हाँ, तो उसमें टैलेंट तो ऐसा ही है, वो किसी का इकलौता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसा नहीं है कि टैलेंट सिर्फ लड़कों ने ही उस पर एक वो बना रखा है कि हम ही बिल्कुल क्रिकेट खेलते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज आप देखेंगे, कुछ टाइम पहले, 4-5 साल पहले लड़कियों के इंटरनेशनल मैच होते थे, ग्राउंड में मुश्किल से 50-100 लोग होते थे। लेकिन आज के टाइम आप जाएंगे, देखेंगे कि टिकट्स नहीं मिल रही हैं। जो WPL हो रहा है या इंटरनेशनल मैच हो रहा है, तो लोगों का सपोर्ट, लोगों का पता चला ना कि गर्ल्स क्रिकेट कितनी, वुमेन्स क्रिकेट कितनी आगे हो रही है। और छक्के आप देखोगे तो अभी हरमनप्रीत कौर को देखिए, स्मृति मंदाना को देखिए, जब उनके छक्के देखोगे तो क्या वो भी लंबी मारती हैं छक्के, 80-80 मीटर मार देती हैं। तो लड़कों और लड़कियों में फर्क कहाँ रहा? सही बात है, वो सोच का फर्क है बस। अच्छा, हम बात कर रहे थे सर फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस को लेके। तो हमारी इंडियन टीम के कैप्टन है रोहित शर्मा। मेरा मानना नहीं है, लोगों का थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में भी आते हैं कि रोहित शर्मा उतने फिट नहीं है जितने बाकी के प्लेयर फिट हैं, लेकिन फिर भी वो इंडियन कप्तान है अभी तक। तो उसके पीछे आपकी क्या राय है? देखिए, रोहित शर्मा बहुत बड़े प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं बोल सकते हैं कि वो फिट नहीं है। ये बोलना गलत है। मीम्स बनते हैं उनके ऊपर। हाँ, मीम्स वो बनाने वाले बनाते हैं। मैं एज ए कोच ये नहीं बोलूंगा, क्योंकि जो टेस्ट विराट कोहली देकर आते हैं, यो टेस्ट बोलते हैं हमारे यहाँ, वो फिटनेस टेस्ट होता है। वो रोहित शर्मा भी देकर आते हैं, वो उतने निकालते हैं जब भी वो टीम में आते हैं। हाँ, किसी के बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी की बनावट होती है, वो दूसरे तरीके से, कोई थोड़ा सुस्त रहता है, कोई ज्यादा एक्टिव रहता है। लेकिन जब वो फिट है, जब भी वो 150-155 की बॉल बहुत इजी खेल लेते हैं। हाँ, कुछ होता है कि भाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन उनका बड़ा अच्छा है, बॉल को जल्दी पिक कर लेते हैं, बहुत टाइम होता है शॉट खेलने के लिए। तो उनके फिटनेस से ज़्यादा उनका माइंड सेट बहुत अच्छा है, वो मेंटली प्रिपेयर रहते हैं, वो बहुत शांत तरीके से किसी चीज़ को हैंडल करते हैं। तो उनके पास एक्स्ट्रा टाइम मिलता है किसी भी शॉट को खेलने के लिए, तो उनका खुद का स्किल्स हो गया। हर प्लेयर का अपना एक स्किल्स होता है, तो उनका वो खुद का स्किल्स है। लेकिन फिट है, जब भी इतने 100 बनाए उन्होंने, इंडिया के लिए इतने मैचेस खेल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कभी वो इंजरी की वजह से ज्यादा बाहर रहे हो। फिट है तभी तो इंजरी की वजह से नहीं बाहर रहे हैं ज्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि वो इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करते इसलिए इंजरी नहीं होती उनको। नहीं, प्रैक्टिस तो अभी वो बैटिंग कर रहे हैं। आप डेज मैच या वनडे में 50 ओवर ओपन करते हैं, अगर 2 घंटा उन्होंने बैटिंग कर लिया, 1-1.5 घंटे बैटिंग कर लिया, चलो कभी कभी वो 40 ओवर से ऊपर भी खेल जाते कई मैच में जो बड़े स्कोर कर दिए। तो अगर उन्होंने 20 ओवर बैटिंग किया होगा, तो क्या वो 1.5 से 2 घंटे तो क्रीज पर रहे होंगे, उसमें कई सारे रन भी भागे होंगे। हाँ, बहुत सारे पसीने भी निकले होंगे, बहुत सारे वर्कआउट भी हुआ होगा, लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं खेलते, तो फिर वो 2 घंटे क्रीज पे कैसे रहते? उनको तो आउट हो जाना चाहिए, हर बॉल पे 10 मिनट के अंदर आउट हो जाना चाहिए। तो बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो नए नए क्रिकेटर्स आ रहे हैं अभी, वो अब तो क्रिकेटर्स ऐसा हो गया जैसे सेलिब्रिटी हो गए हैं। पहले क्रिकेटर्स एक स्पोर्ट्स पर्सन रहा करते थे, सेलिब्रिटी उतने नहीं होते थे जी। लेकिन अब तो सेलिब्रिटी बन चुके हैं, फिर कंट्रोवर्सीज में भी आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी होने लगती है, उनकी पर्सनल लाइफ खत्म हो जाती है, वो हर चीज पब्लिक हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि जो अभी नया यूथ या नए बच्चे जो अभी अभी शुरू करेंगे क्रिकेट खेलने के लिए, तो उनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस होकर क्रिकेट में जाना चाहते हैं,
या स्पोर्ट्स भावना अभी भी है उनके अंदर? देखिए, अलग अलग तरीके से जो भी आने वाली जनरेशन है, जो अभी यूथ जो है क्रिकेट में जाना चाहती है, तो कोई स्पोर्ट्स भावना से जाना चाहता है, भाई कंट्री के लिए खेलना है। किसी को पैसे की ज़रूरत है, मनी के लिए जाना चाहता है। कोई लाइमलाइट के लिए जाना चाहता है अपना, कि भाई ये ऐसा किया, वो ऐसा किया, मैं पूरा लाइमलाइट। तो अलग अलग चीज़ों में है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप कंट्री के लिए या खेलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, एक अलग नाम बनाना चाहते हैं, तो बेस्ट है, क्योंकि आप फोकस रहोगे इधर उधर नहीं। हाँ, आप कंट्री जब खेल जाते हो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इतने बड़े प्लेयर हो जाते हो, सारी चीज़ें हो जाता है, आप किधर आपको जाना। लेकिन अभी मैं यूथ को बताना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, अभी सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना, फोकस करना, स्टेट कैसे खेलना, वहाँ परफॉर्म करके हमको आगे कैसे कंट्री के लिए कैसे खेलना, इंडिया कैसे खेलना, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। अभी लाइमलाइट में और इधर और पैसे के चक्कर में इधर उधर आप ज़्यादा दिमाग लगाओगे, ना उधर का रहोगे ना इधर का रहोगे। वो बनने के बाद है, आप जब बन जाते हो ना, इसके बाद है। आप किसी भी क्रिकेटर को देखिएगा, बनने के बाद, चाहे वो किसी भी चीज़ों में आया हो उसका नाम, या कभी कुछ हुआ हो, तो एक लेवल आने के बाद हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम वो सेट हो चुके होते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो एसपी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने अभी तक इंडिया में ही कोचिंग दी है या बाहर जाके भी लोगों को ट्रेन किया? नहीं, मैं इंडिया से बाहर भी गया हूँ, बहुत सारी जगह जाता हूँ मैं। नेपाल भी गया, केन्या भी गया, ऐसी बहुत सारी जगह और भी गया हूँ। तो मतलब इंडिया के बाहर भी कोचिंग, लेकिन अभी थोड़ा कम कर दिया हूँ अभी, क्योंकि मेरे पास यहीं पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो मैं बाहर के जितने भी असाइनमेंट होते हैं वो थोड़ा कम कर दिया हूँ, साइड में रख दिया हूँ। तो है बहुत सारी जगह मैं जा कर दिया हूँ। अच्छा, तो आपको क्या है, मतलब कैसा क्या फील होता है कि स्पोर्ट्समैनशिप ज़्यादा कहाँ पर है? जैसे लोग कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियंस प्लेयर बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्समैनशिप रहती है उनके अंदर, एक कंपटीशन भावना बहुत ज़्यादा, ज़ील बहुत ज़्यादा खेलने को लेके, और सीरियस लेते हैं अपने क्रिकेट को। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंडियन प्लेयर भी ऐसे हैं, स्पोर्ट्स भावना ऐसा है। कई हो जाता है, कई बार प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते हैं, चीज़ें हो जाती हैं कई। वही मैंने सब चीज़ों का एक ही बात मैं बोलना चाहूँगा, जो भी चीज़ें, कि आप मेंटली कितने प्रिपेयर हो। ऑस्ट्रेलियन जो टीम की बात कर रहे हैं, वो तो चलो ठीक है, स्ट्रांग वो भी है, स्ट्रांग विराट कोहली भी है, फिटनेस वो भी अच्छा है, फिटनेस हमारे यहाँ और भी प्लेयरों का अच्छा है। वो माइंडसेट से जीत जाते हैं, वो हावी होना जानते हैं, ठीक है। वहाँ हम थोड़ा कम रह जाते हैं, तो यही फ़र्क होता है ज़्यादा। नहीं तो फिटनेस आप यूएसए की टीम भी वही कर रही होगी, जो और छोटी टीम है वो भी वही कर रही होगी। फिटनेस तो सबका बराबर है, सब कुछ करते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वही है, सब माइंडसेट पे ही है, सारा डिपेंड करता है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो इंडिया वाले पाकिस्तान पे हैवी हो जाते हैं। हाँ, बस वही है ना, माइंडसेट की ही बात होती है ना, कि हम हरा देंगे, करेंगे, हम वो करेंगे। अभी जब ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा, अरे यार उनसे हारते हुए आ रहे हैं, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, देश क्या बोलेगा। अब वही चीज़ वहाँ उनको डाउन कर देती है, कि अगर वो सोचे ही ना माइंड में, तो फिर कुछ नहीं होगा। लेकिन जब भी इंडिया जीतती है तो प्लेयर्स इंटरव्यू देते तो वो बताते हैं कि हम इस बारे में नहीं सोच रहे थे क्या होगा, हम बस अपना खेल रहे थे 100%। देखिए, कई बार हमें और आपको भी अगर कुछ करते हैं, नहीं मैं नहीं सोच रहा था, लेकिन जो इंसान है उसके अंदर कहीं ना कहीं डर तो आ ही जाता है। चाहे वो इंडियन टीम हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे अगर आपको कोई बार बार डाउन कर रहा, गिरा रहा, या आप उससे हार रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको मेंटली प्रेशर तो रहेगा। भले आप मुंह के सामने, आप सामने किसी को बोलो नहीं हमने कुछ नहीं, हम तो अपना गेम खेल रहे थे, ये तो चलो ठीक है, लेकिन दिखता तो है ना सामने सारी चीज़ें। सही बात, वो तो आम लोगों को भी दिख जाता है। तो एक सफल बैट्समैन में आप क्या क्वालिटीज देखते हो कि एक सक्सेसफुल जो बैट्समैन है या प्लेयर है या बॉलर है, फील्डर है, जो भी वो उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा है, टीम में अपना योगदान दे रहा है, तो क्या उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हैं या होनी चाहिए? नहीं, सक्सेस क्रिकेटर हुआ, चाहे बॉलर, बैट्समैन, या अच्छा फील्डर है, विकेट कीपर, सब तो आज क्रिकेट ही खेल रहे हैं, तो उसमें एक तो अनुशासन। हम बोलते हैं, वैसे स्पोर्ट्स में मैं भी अपने स्टूडेंटों को समझाता हूँ कि एक अच्छा क्रिकेटर या एक अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना। अब अच्छा इंसान इसीलिए बनाते हैं कि भाई अगर अच्छा इंसान रहेगा, अपनी चीज़ों को समझेगा, माइंड इधर उधर नहीं डाइवर्ट होगा, लोगों
अपने मेहनत करेगा, अपने करियर को आगे ले जाने के लिए फोकस्ड रहेगा, अनुशासित रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, तो बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जो अच्छा इंसान बनने के लिए। बिल्कुल। तो वो होना चाहिए आपको, इसके बाद सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती है। हाँ, तो एक ही शब्द में है कि एक अच्छा क्रिकेटर बनने से पहले एक अच्छा इंसान बनना आपको बहुत ज़रूरी है। क्रिकेटर तो आप बन जाओगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2 साल आप फोकस करो, अच्छे से मेहनत करो, इधर उधर की चीज़ों में मत पड़ो। 2 साल तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। 6-6 महीने में लोगों का गेम चेंज होते देखा हूँ, 2-2 महीने में देखा हूँ, साल भर में तो बहुत अच्छे बन गए हैं। तो यही है, अनुशासन में रहो, सब कुछ अच्छा है। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। बिल्कुल, किसी भी फील्ड में बात कीजिए आप। लोग एक्चुअली मतलब चाहते हैं कि कोई उनको डेली मोटिवेट करे। तो एक कोच के रूप में आप अपने बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट करते हैं? देखिए, मोटिवेशन का तो बहुत प्रभाव पड़ता ही है। कभी भी, जब भी मैं और भी कोचेस से बोलना चाहूँगा, कभी भी जब बच्चा, कोई भी प्लेयर जब परफॉर्म नहीं कर पाता है या कुछ होता है या अच्छा खेलना चाहता है, तो उसको कभी भी ये मत बोलो कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हो, तुम ये अच्छा नहीं खेले, तुम आज वो अच्छा नहीं। उनको लगता मैं डांटूंगा तो प्लेयर और अच्छा करेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, डांटने के बाद प्लेयर और डर जाता है। तो उनको प्रोत्साहित करो कि भाई पॉजिटिव सोच डालो, नहीं तू कर सकता, करेगा, थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 घंटे, 1 घंटे, 1 दिन, 1 वीक। तो मेरे कोचिंग कराने का यही होता है, मैं कभी भी किसी प्लेयर को ज़्यादा नीचा नहीं दिखाता हूँ कि तू नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, और मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ तू कर सकता। अगर किसी को शॉट नहीं मारने आ रहा तो मुझे पता वो गलत कर रहा है, नहीं हो गया, अच्छा हो गया, थोड़ा सा रह गया, अभी तू 50-60% अच्छा कर रहा है, थोड़ा उस कर भी रहा, तो हम परसेंटेज में ही बताते हैं कि इतना कर लिया, तो इससे बस 20% और रह गया, 10%, तो वो प्लेयर क्या, नहीं मैं अच्छा कर ही रहा हूँ, बस थोड़ा सा ये चीज़ सही कर लो। उसमें थोड़ा लगाने से ना प्लेयर को प्रॉब्लम होता, हम धीरे धीरे करके उसको लाइन पर लेकर जाए। अगर हम बोल दे नहीं, अरे तू शॉट नहीं मार पा रहा, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, बेकार है, ये है, तो प्लेयर कैसे सीखेगा? एक अच्छे देखिए, कोचिंग कराना और एक अच्छा कोच बनना, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें। कोचिंग तो बहुत सारे कोचेस कराते हैं, कोच और प्लेयर ये कैसे एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, उनका माइंडसेट क्या है प्लेयर का, वो कोच को समझना बहुत ज़रूरी है। जब उसके माइंडसेट को आप समझ लेते हो, इसके बाद आप प्लेयर्स पर जल्दी रिजल्ट निकाल कर लेकर आते हो। हमारे पास बहुत सारे प्लेयर्स आते हैं, बाहर से भी आते हैं इंडिया। अब क्रिकेट तो प्रैक्टिस का गेम है, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल लोग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मैं अपने बारे में क्या तारीफ करूं, नहीं बोलना, लेकिन मैं विदिन 1 दिन या 2 घंटे में मैं उनका इम्प्रूवमेंट करा के दिखा देता हूं। हाँ, ये शॉट नहीं आ रहा था, ये शॉट ऐसे मारा जाता, और वहां करके मैं फीडिंग करके मैं दिखाता हूं। तो कैसे, मैं कोई जादू का छड़ी तो है नहीं मेरे पास कि मैं ये कर देता हूँ, लेकिन थोड़ा अपना नॉलेज, और मैं कैसे प्लेयर को मोटिवेट कर रहा हूँ, कैसे उसको प्रोग्रेसिव तरीके से आगे लेके जा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं करके देता हूँ। एक्चुअली होता भी ऐसे ही है, क्योंकि हमें अपनी गलतियां खुद दिखाई नहीं देती जी। अगर हमारे रास्ते में या हमारे करियर में हमें एक इंसान ऐसा मिल जाए ना, जो हमारी गलतियों को नोट डाउन करता रहे और बताता रहे डेली कि बेटा आज तुमने ये थोड़ी सी कमी करी है, इसको सुधारो, उसको सुधारो, जी जी, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी फील्ड में सफल हो सकते हो। जी। और मैं एक चीज़ आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जितने पेरेंट्स या कोचेज हैं, कि जब भी बच्चा गलती करता है, कोई गलती तो होना है, चाहे वो, बिल्कुल। हाँ, तो उसको सुधारने के तरीके क्या है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। हमें भी पता है ये गलती हो रहा है, लेकिन गलत तरीके से मत, सही तरीके से सुधार हो, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। लेकिन सबको क्या है कि माँ बाप को वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो ये सोचते हैं कि बच्चे में गलती है। हाँ, वो ये बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा पॉइंट रखा है यहाँ पे। अभी कई पेरेंट्स या कई माँ बाप मेरे सामने बच्चे को बड़े डांटते हैं
तू ये कि नहीं खेल पा रहा है, ये नहीं, ऐसे कैसे होगा, वो होगा। तो बच्चा ही है, चाहे आपका बच्चा हो, हमारा बच्चा हो, किसी का बच्चा हो। अगर उसको आप सही तरीके से सही गाइडेंस में अगर एक एक चीज पकड़ कर सिखाओगे तो बच्चा विथ इन 10 मिनट में वो आपको रिजल्ट दे जाएगा। हो सकता है 100% ना दे, लेकिन 20% तो सही कर जाएगा, 10% सही कर जाएगा। तो उसको सिखाने की कोशिश करना चाहिए, डांटने का क्यों कोशिश करना। डांटना नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, और डाउन कर दोगे परफॉर्मेंस डांट कर। सही बात है। हाँ। ये हैंड होल्डिंग का गेम है बिल्कुल यहाँ, लेकिन ये थोड़ी धारा उल्टी है, लोग थोड़ा उल्टे तरीके से सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो हमारे लिए कुछ करना ही नहीं चाहता है, ये तो अपनी जिंदगी में मस्त चल रहा है, ठीक है। और लेकिन वो बच्चा ही एक ऐसा इंसान है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी कर सकता है जी। बस माँ बाप को कहने भर की देर है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है एक बार माँ बाप मन से दिल से कह देंगे मैं ये चाहता हूँ, तू ये कर दे और मैंने तेरा हाथ पकड़ रखा है, तू कर, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई ऐसा बच्चा है जो मेहनत करने से पीछे हट जाएगा या लड़ने से पीछे हट जाएगा या उसके अंदर जज्बा नहीं होगा। 2-4-5% एक्सेप्शनल केस हर जगह होते हैं। बिल्कुल। हर निकम्मे, मैं थोड़ी माफी चाहूंगा गलत लैंग्वेज यूज कोई नहीं, वो हर घर में पैदा हो जाते हैं। लेकिन माँ बाप का भी उतना ही जरूरी है मोटिवेट रहना जितना बच्चे का। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जल्दी लोग हार मान जाते हैं। नहीं, उसमें हार नहीं हो, तो काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एक कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत होती है बच्चे के साथ माँ बाप का। तो अगर वो कोऑर्डिनेशन आपको अच्छा बन गया, जैसे पहले भी बताया हूँ, एक दूसरे को माँ बाप ही पता चला मेरा बच्चा क्या चाहता है, मैं बच्चा कि भाई माँ बाप से मैं क्या चाहता हूँ, वहाँ कोऑर्डिनेशन बनाने की ज़रूरत। कोऑर्डिनेट कर लिया आपने तो सारी चीज़ें सॉल्व है। वो कोऑर्डिनेट नहीं करते ना, वहाँ माँ बाप भी नहीं करते और बच्चा भी अपने में मस्त रहता है, तो वहाँ से थोड़ी चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। लेकिन हर माँ बाप को अपना बच्चा प्यारा है, हर बच्चे को अपना माँ बाप प्यारे है। तो आप काउंसलिंग में भी हेल्प करते हैं? काउंसलिंग करता हूँ। जब कई सारे लड़के कुछ हो जाते हैं, कुछ मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ एक आध केस मेरे सामने भी आया था। कोई स्टेट प्लेयर था किसी स्टेट का, ठीक है, तो बड़ा अच्छा किया, फिर वो घर चला गया इसी सीजन बरसात में। तो वहाँ पे वो गेम आजकल चलते हैं, पबजी क्या बोलते हैं उसको, तो वो मोबाइल में ही घुस गया। ट्रेनिंग नहीं मिला, बरसात के टाइम में ऑफ सीजन था, वहाँ कहीं गया था। तो वो धीरे धीरे उस गेम के अंदर इतना चला गया, मतलब जैसे उसी के अंदर डिप्रेशन में चला गया वो पूरा। मतलब ना माँ बाप से कुछ मतलब, ना किसी से कुछ मतलब। तो वहाँ मैंने उनके पेरेंट्स से बात किया, मैं भी बोला ऐसे करो, काउंसलिंग कराओ। काउंसलिंग भी मैं भी समझाया। वो अच्छे जो काउंसलिंग करते हैं लोग, उनके पास भी, काउंसलर के पास भी लेके गए अपना जो। तो फिर वो 2 महीने 3 महीने बाद फिर वापस आया और बढ़िया किया। तो काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत होती है, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो मैं करता हूँ। देखिए अभी भी बोला, कोच का काम बैट पकड़ना और टेक्निक सिखाना नहीं है। कोच बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है। हाँ, कोच अगर आपको अच्छा मिल गया तो आपकी लाइफ बना सकता है। गुरु द्रोण जैसे। हाँ, अगर बैट सिखाने तक ही सीमित है तो कोचिंग क्या है? वो तो कोचिंग नहीं है। वो आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैसे मोटिवेट करना, कैसे उसको लेकर जाना, कब उसको कौन से की लगानी है कि वो ताला खुल जाए, कब किस टाइम पे उसको हमें क्या कराना है, कैसे उसको हैंडल करना है बच्चे को, ताकि उसका कॉन्फिडेंस बना रहे। जब कॉन्फिडेंस बना रहेगा सारी चीज़ें, तो करियर में सफल तो होगा, अपने आप होगा। अच्छा एसपी सर, आपकी एकेडमी की थोड़ा मुझे टाइमिंग्स को लेके आप मुझे क्लैरिटी दो कि आपकी टाइमिंग्स क्या रहती है, क्या स्लॉट्स आपके रहते हैं? देखिए, वीकडेज पे और वीकेंड्स पर। हमारी जो एकेडमी है वो एक मंडे छुट्टी होता है, बाकी 6 दिन पूरा चलता है, ट्यूसडे टू संडे। और टाइमिंग हमारे एकेडमी का थोड़ा अलग तरीके से है ध्रुव जी। जैसे और एकेडमियाँ क्या शाम को चलती हैं कि भाई स्कूल से बच्चा आएगा फिर एकेडमी में आएगा। तो मेरा टाइमिंग थोड़ा अलग है। मैं बीच में मतलब 10 बजे शुरू करता हूँ सुबह और 3 बजे तक चलता हूँ। तो उस हिसाब से मेरा सेंटर वैसे चलता है एकेडमी का। और उसी में स्लॉट है अलग अलग। कोई 1-on-1 आता है, स्लॉट बुक है तो उसका अलग है, सेशन थोड़ा पहले बुला लेता हूँ।
कभी कभी मुझे 7 बजे मॉर्निंग आना पड़ता है, अगर कई सारे 1-on-1 सेशन स्लॉट बुक हो गए तो 7 से मैं 3 बजे तक रहता हूँ, 4 भी बज जाता है। तो अलग अलग है, क्योंकि मेरा स्कूल से कुछ नहीं है लेना। जो प्लेयर अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं वो थोड़ा क्रिकेट पर ज़्यादा फोकस करते हैं, तो क्रिकेट के लिए आते हैं। लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगा पढ़ाई को इग्नोर करो, स्टडी करते रहो, थोड़ा हल्का करो, थोड़ा क्रिकेट के हिसाब से मैनेज करो, लेकिन करना है आपको, पढ़ाई करना है। बेसिकली मतलब प्रोफेशनल लोगों को ही आप ट्रेन करते हो आपका? हाँ, मेरा वही है कि भाई जो आएगा यही मेरा स्लॉट है, यही मेरा टाइमिंग है, इसके अंदर जो आ गया उसको मैं सिखा दूंगा। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, फ्यूचर में कुछ ऐसा होगा तो देखूंगा कि भाई शाम को कुछ करना है नहीं करना, वो तो आगे की बात है। तो हाल फिलहाल में अभी आप कोई कैंप प्लान कर रहे हो? कैंप का सोच तो रहा हूँ, हाँ प्लान भी कर रहा हूँ, और पूरा दिमाग में यही चीज़ें है कि अभी जो छुट्टियाँ आएंगी उसमें कैंप करूँगा। कैंप का मेरा मोटिव यही है कि कैंप करने के बाद वहाँ से जो प्लेयर्स 2-4-5 जो मुझे अच्छे लगेंगे उनके पेरेंट्स से बोलूँगा, उनसे बोलूँगा कि भाई ये जो हमारा सेंटर है यहाँ पे आप आइए, ट्रेनिंग करिए, कुछ महीने कुछ दिन तक इसको रखिए, इसमें ये चीज़ें प्रॉब्लम है, इसको हम सही करेंगे, अच्छा प्लेयर बनाएंगे। प्लेयर अच्छा बनाएंगे तो धीरे धीरे अगर किस्मत में होगा उसका, अच्छा करेगा तो आगे भी खेल जाएगा। कैंप का मेरा यही है कि वहाँ से थोड़ा अच्छे प्लेयर ले लिया। हाँ, तो अच्छे प्लेयर्स को ढूंढने के लिए आप दूसरी सिटीज भी जाते हो? जैसे हमने मूवीज वगैरह में देखा कि कोच ने बैग उठाया और चल दिया कि भाई मैं तो अच्छे प्लेयर ढूंढने निकल रहा हूँ। नहीं, हम तो मैं तो ये नहीं करता। खैर वो मूवीज है, उसकी बात तो अलग है, वो तो बहुत कुछ रियल लाइफ में मैं प्लेयर नहीं ढूंढता। हाँ, कभी कैंप लेने गया, कहीं इनवाइट करते हैं, बहुत सारे क्लब हैं इंडिया में, तो वहाँ 2 दिन 4 दिन के लिए वहाँ कोई मुझे अच्छा प्लेयर अगर दिखता है तो मैं उनको ज़रूर बोलता हूँ कि देखो इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये भी नहीं बोलता हूँ मेरे पास भेजिए, काम करने की ज़रूरत है, आप अगर थोड़ा इस पर टाइम देंगे तो कई लोग तो भेज देते हैं मेरे पास, क्योंकि मैं वहाँ आ नहीं पाता, तो उस हिसाब से मैं कुछ टैलेंटेड प्लेयर को अपने पास भी लाकर कोचिंग करा देता हूँ। तो ठीक है, अपने स्टेट के लिए खेलते भी हो। हाँ। तो आप क्लब्स वगैरह को भी काउंसलिंग वगैरह देते हो, कंसल्टिंग करते हो? हाँ, मैं करता हूँ। मैं तो बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं जो मेरे तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो मैं विजिट करता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, कभी बीच बीच में चला गया, कभी कुछ चला गया, कभी कुछ चला गया। तो एसपी सर, आपसे बात कर मुझे काफी अच्छा लगा। धन्यवाद। मैं थोड़ा धीरे धीरे करके मोटिवेट भी होता जा रहा हूँ क्रिकेट को लेकर। बहुत अच्छी बात है। मैंने बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला है। बाकी जिसने अभी तक वीडियोस में बने हुए हैं और आप एक सफल क्रिकेटर बनने का सपना देख रहे हैं, आप या आपके बच्चे या आपके नियर डियर, तो आपको समझ में आया होगा एसपी सर ने कितनी बातें बताई कि सक्सेसफुल क्रिकेटर किस तरीके से बन सकते हैं आप। तो अगर आप एसपी यादव सर से कनेक्ट करना चाहते हैं और एक कोचिंग लेना चाहते हैं या कोई डेमो सेशन बुक करना चाहते हैं, स्लॉट बुक करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर सामने नंबर आ रहा होगा। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी मैं सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, नंबर और ईमेल डाल दूंगा, सो दैट आप सर से रीच आउट कर पाएं। बाकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर बच्चा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बन के अपना करियर बना सके। जो भी इस सपने को देख रहा है, एक सक्सेसफुल क्रिकेटर बनने की सोच रहा है। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी सवाल हो हमसे या एसपी यादव सर से, या कोई भी आपको वीडियो में बात पसंद आई हो, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए। आप कमेंट सेक्शन में आके बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, आप खुले विचार अपने रख सकते हैं। बाकी हमारे सर के लिए, एसपी यादव के सर के लिए सपोर्ट के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद ध्रुव जी। थैंक यू सो मच सर।